अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा क्रिमिनल लॉ का एक अहम टॉपिक है, सेल्फ डिफेंस। तो आज के हम लेक्चर में ये चीज पढ़ेंगे कि सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस के अंदर फर्क क्या होता है, आया कि ये एक ही चीज है, ये मुख्तलिफ चीजें हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं कि जिनकी मौजूदगी से हमारा जो सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है वो लीगलाइज्ड होता है, और किन वजूहात की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि फलां एक्ट सेल्फ डिफेंस में फॉल नहीं करता। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस के अंदर कितनी फोर्स यूज की जा सकती है, और अगर एक फोर्स आप हाथ से बढ़कर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका क्या मामला होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सेल्फ डिफेंस मेनली होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें जो है वो शामिल हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले चीज आती है वो ये है कि पाकिस्तान पिनल कोड यानी कि मजमुआ ताजीरात पाकिस्तान 1860 के दो सेक्शंस हैं, 96 और 97। ये दोनों जो हैं बेसिकली इसे डील करते हैं। इसके अलावा भी नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं वो इसी के आप ये समझ लेंगे पेशरू तस्वुर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये समझें कि हमें एलिमेंट्स सेल्फ डिफेंस के कहाँ से मिलेंगे, यानी कि किन किन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें सेल्फ डिफेंस के एलिमेंट्स हैं, और इसकी डेफिनेशन हमें कहाँ पर मिलेगी। ये चीज मैं वाजे कर दूं कि सेल्फ डिफेंस को प्राइवेट डिफेंस भी कहा जाता है। तो मैं सेल्फ डिफेंस का जो हमारा ये टॉपिक है, हमारा एक सवाल पूछा जाता है, और होपफुली कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको बिल्कुल वाजे हो जाएगा। पॉइंट्स के लिहाज से मैं इसको शेयर करूंगी कि अक्सर सवाल आता है कि सेल्फ डिफेंस इज अ गुड डिफेंस, कि जो सेल्फ डिफेंस है वो एक गुड डिफेंस है, इसके ऊपर जो है वो नोट लिखें। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक डेफिनेशन है कि जो कि बेंथम की है, और वो इसके बारे में क्या कहता है, तो आइए देखते हैं। द विजिलेंस ऑफ मजिस्ट्रेट कैन नेवर मेक अप फॉर द विजिलेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल on his own behalf. The fear of the law can never restrain bad men so effectually as the fear of the sum total of individual resistance. Take away this right, and you become, in so doing, the compliance of all bad men. इसके अंदर जो जर्मी बेंथम है उसने ये बात की है कि किसी मजिस्ट्रेट का विजिलेंस होना आपकी विजिलेंस होने के बराबर नहीं है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि बाज दफा इस तरह के हालातों वाकयात हो जाते हैं कि आपको खुद अपनी विजिलेंसी का मुजाहरा करते हुए अपने आप को सेव करना पड़ता है, ना कि उस ड्यूरेशन में आपको किसी इदारे के पास जाना पड़े या किसी मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़े। क्योंकि हालात ही ऐसे होते हैं कि अगर आप खुद अपना डिफेंस नहीं करते तो हत्तुल इम्कान इस चीज का जो है वो खदशा है कि आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वो कहते हैं कि इसलिए ये राइट जो है वो यूज करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, किसी भी बुरे शख्स को उस पर काबू पाने के लिए, उसकी बुराई पर काबू पाने के लिए। क्योंकि हो सकता है जो बुरा शख्स है वो मजिस्ट्रेट से ज्यादा विजिलेंट है, यानी कि जो जुर्म करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं अपने जुराइम को करने में। इसके अंदर एक हमारी साइटेशन भी आती है, हमारी एक अथॉरिटी भी है जो कि 1930 यानी कि पाकिस्तान के बनने से पहले है। उसका रेफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, AIR 1930 लाहौर हाई कोर्ट, और पेज नंबर है 93। अब उसके वर्ड्स क्या हैं पहले मैं उसको जरा रीड आउट कर लूँ, फिर इसको मैं जो है इसकी तशरीह करूंगी, इंटरप्रिटेशन आपके सामने पेश करूंगी। द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एज डिफाइंड बाय लॉ must be fastened in the citizens of every free country. If a man is attacked, he need not run away, and he would be perfectly justified in the eyes of law if he holds his ground and delivers a counter attack to his assailants, provided always that the injury which is inflicted in self defense is not out of
प्रोपोर्शन टू द इंजरी विद विच ही वाज थ्रेटन्ड। अब इसके जो हमारी ये साइटेशन है इसके अंदर बहुत जबरदस्त चीजें आ रही हैं। सबसे पहले जो बात बताई हुई है कि जो हमारा सेल्फ डिफेंस का राइट है वो एक ऐसा राइट नहीं है जो कि हम ये समझे ही ना कि कोई चीज है, या इसको लॉ ने डिफाइन नहीं किया। इसको लॉ ने 100% डिफाइन किया है। और इसको डिफाइन करने की रीजन क्या है, इसको लॉफुल कहने की रीजन क्या है, कि जब हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं तो वहां पे सेल्फ डिफेंस का राइट भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई एक शख्स एक निहत्था सिटीजन है जिसने किसी को कुछ भी नहीं कहा, वो आराम से जा रहा है, किसी शख्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया है, तो क्या वो अपोजिट अपने आप को बचाने के लिए वो कोई रेसिस्टेंस ना दिखाए? ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो तो नुकसान का उसका फिर हक जो आजादी का हक है या तहफ्फुज का हक है वो किधर गया? तो कहने का मकसद ये है कि उसे चाहिए कि उस शख्स को भागने ना दे, यानी कि जो उसके साथ ज्यादती करता है उसे भागने ना दे। और जब वो उसे पकड़ लेता है और वो काउंटर अटैक करता है, अटैक के अगेंस्ट वो क्या करता है, काउंटर अटैक करता है, ये टोटली जस्टिफाइड है। कहाँ पे? इन दी आईज ऑफ लॉ, के लॉ भी है जो उसे मतलब सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो नुक्ता अपने माइंड में रखना है वो ये है कि आपके सेल्फ डिफेंस की जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए उस थ्रेट से जो कि अगेंस्ट पर्सन ने, यानी कि जो जालियंट है उसने आपको दी है। ये ना हो कि आप कोई ऐसी फोर्स यूज करें कि आपको पता भी था कि इससे कम फोर्स में मैं इसको पीछे कर सकता था, इससे कम फोर्स में मैं इसे रोक सकता था, लेकिन आप उसे डायरेक्ट यही सोचेंगे गोली मार दूं या उसको सफाई हस्ती से मिटा दूं। तो ये चीज नहीं करनी, आपने ये देखना है कि प्रोपोर्शन किस तरह से आप कर सकते हैं उसको रोकने का। कम से कम फोर्स में अगर आप उस शख्स को रोक सकते हैं तो ये बहुत बेटर है। अच्छा, अब हम पीपीसी का जो हमारा सेक्शन है 96 उसकी रीडिंग कर लेते हैं कि वो इसके बारे में हमें क्या कहता है। नथिंग, ये है सेक्शन 96 पाकिस्तान पिनल कोड। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब ये आपको बता दूं मैं कि सेल्फ डिफेंस को प्राइवेट डिफेंस भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसमें किसी किस्म के कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। दिस सेक्शन क्लियरली इंडिकेट्स दैट द सेल्फ डिफेंस इज अ गुड डिफेंस टू अ क्रिमिनल चार्ज। कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट आपके सामने आता है जो आपको जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिहाज से है, तो फिर आप उसको रोकने के लिए जो सेल्फ डिफेंस का तरीकाकार इख्तियार करते हैं वो एक गुड डिफेंस माना जाता है इन द आईज ऑफ लॉ। अब हमारे पास हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन चीजों के बारे में हमें डिफेंस का इख्तियार हासिल है। ठीक है, तो क्या चीजें हैं वो हमें हमारा सेक्शन बताता है 97 पाकिस्तान पिनल कोड का। According to Section 97 of Pakistan Penal Code 1860, self-defense is a good defense to a criminal charge in the following two kinds or circumstances। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि काइंड्स बताएं सेल्फ डिफेंस की, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर सेक्शन 97 हमारे पास टू जो है वो इसकी काइंड्स आती हैं। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए सर्कमस्टांसेस बता दें तो वो भी इसका मतलब यही है। Every person has a right to defend his own body and the body of another person against any offense affecting the human body। तो सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट आता है कि ऐसा एक्ट जिसका मकसद किसी पर्सन की ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करना हो। और यहाँ पर जो की पॉइंट है, जो नोटिसेबल पॉइंट है, जो जबरदस्त पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी ने इसको डिफिकल्ट करना हो तो वो ये पूछ सकता है कि क्या अपनी बॉडी को सिर्फ जो है वो डिफेंड करना ही सेल्फ डिफेंस है या किसी और की बॉडी को भी डिफेंड करना सेल्फ डिफेंस में आता है? तो यही यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है कि दूसरे शख्स की बॉडी को भी आप अगर डिफेंड करते हैं तो सेल्फ डिफेंस के अंडर आती है। तो ये हमारा क्या आता है कि एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी, कि सबसे पहले अपनी और एंड द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस। कि आप जो है वो किसी दूसरे शख्स की बॉडी को भी सेव करने का राइट रखते हैं इसके अकॉर्डिंग, और वो भी सेल्फ डिफेंस के अंदर ही फॉल करेगा। तो यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ये है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेफ्टी ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन इज आल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ डिफेंस, तो वो भी उसी के अंदर आता है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल
of himself or any other person against any act which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass। अब देखें, पहली चीज आ जाती है बॉडी। दूसरी अहम चीज इंसान की प्रॉपर्टी होती है और वो उसको किसी लिहाज से भी खोने नहीं देना चाहता। अब कोई शख्स अटैक करता है उसकी प्रॉपर्टी पे, उसको इन्फ्रिंज करने की कोशिश करता है, या वो वहां पे थेफ्ट करता है, उसका अपग्रेड कर दिया जाए तो वो रोबरी में चला जाता है, ट्रेस पासिंग करता है जिसे क्रिमिनल ट्रेस पास कहा जा सकता है, और इसके साथ वो क्या कर सकता है कि वो मिसचीफ कर रहा है। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए जो शख्स फोर्स यूज करेगा वो सेल्फ डिफेंस के अंदर आएगी। और इसमें भी यही कंसेप्ट है कि ना सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बल्कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए भी अगर आप फौरी तौर पर सामने आते हैं तो वो भी सेल्फ डिफेंस की डेफिनेशन में फॉल करता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है मिसचीफ, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा डिफाइन कर दूं। मिसचीफ यहाँ पर एक ऑफेंस है। नॉर्मली अगर हम इस चीज का वर्ड यूज करते हैं या सुनते हैं इंग्लिश वोकेबलरी में, इंग्लिश ग्रामर में या वैसे, तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है शरारत। सिर्फ मिसचीफ का वर्ड यूज होता है शरारत के लिए, लेकिन जो हमारी लीगल लैंग्वेज है इसके अंदर ये एक ऑफेंस है जो कि 435 सेक्शन के अंदर डील की जाती है। इसके अंदर मिसचीफ से मुराद ये है कि आप कोई इस तरह का एक्ट करते हैं जिसका मकसद किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय की होना, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन भी हो सकती है उसके अंदर कि आप कोई ऐसा मवाद यूज करके किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, कहीं आग लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसे निशानात जो कि पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से किसी चीज को वाजे करने के लिए, किसी की मलकियत को वाजे करने के लिए, किसी जगह का तयन करने के लिए लगाए जाते हैं, और आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं कि सरकारी कार में या उसकी कार्रवाई के अंदर आप जो है दखल अंदाजी करते हैं, तो ये मिसचीफ की डेफिनेशन में आता है। और इसकी सजा जो है वो 1 साल कैद, जुर्माना या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। और ये सिंपल डेफिनेशन ऑफ मिसचीफ है। इसके साथ अगर मजीद कैफियत जुड़ती जाए कि उसके अंदर आप फायर का यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आप किसी डिस्ट्रक्टिव वेपन का यूज कर रहे हैं, किसी एक्सप्लोजन का यूज कर रहे हैं, किसी चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसकी सीवियरिटी उसी लिहाज से बढ़ती चली जाती है। तो मिसचीफ खुद एक ऑफेंस है, उसके साथ जब आप इन एडिशन टू और एक्ट्स ऐड कर लेते हैं तो फिर उसकी जो हीनियसनेस है उसमें इजाफा हो जाता है। तो ये आप यहाँ पे ही नोटिस कर लें। अच्छा, अब हमारा जो मिसचीफ का नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ ली, हमने इसके एलिमेंट्स पढ़ लिए, हमने अब ये भी पढ़ लिया कि पाकिस्तान पिनल कोड में कहाँ पे अंडर डिस्कशन आता है। अब ये वो प्रिंसिपल्स हैं कि जिसके बारे में ये जाना जाता है कि इन प्रिंसिपल्स की बेस पे हम ये देख सकते हैं कि वाकई ये एक्ट सेल्फ डिफेंस का एक्ट है। तो वो प्रिंसिपल्स जब आपको मालूम होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सेल्फ डिफेंस में किया जाने वाला एक्ट है, ये कोई दुश्मनी नहीं थी। सबसे पहले इसमें आता है नॉट एक्सपेक्टेड टू वे हिज एक्शन मॉड्यूलेट हिज डिफेंस, यानी कि इस दोनों पॉइंट्स में ये बताने की कोशिश की है कि जो शख्स सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन करता है, मतलब ऑफेंस को रोकने के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने इन एक्शंस को सपोर्ट कर रहा है, उसकी मजबूरी है कि वो अगर ऐसा नहीं करता तो वो दूसरे शख्स के काउंटर को, अपने दूसरे शख्स के अटैक को अपने काउंटर अटैक से रोक नहीं पाएगा। तो कहने का मकसद ये है नॉट एक्सपेक्टेड टू वे हिज एक्शंस, कि उसे ये नहीं कहना कि मैं सही एक्शन अपना कर रहा हूँ और उसको गोल्डन स्केल्स में तोलने की कोशिश करे। और दूसरी चीज ये आती है कि मॉड्यूलेट हिज डिफेंस। मॉड्यूलेट का मतलब होता है बड़े रख रखाव के साथ डिफेंस करना, कि पहले हल्की फोर्स यूज की, फिर उससे ज्यादा की, फिर बड़े इत्मीनान से किया। तो सेल्फ डिफेंस के अंदर इत्मीनान बिल्कुल नहीं होता, वो एक फ्रीक्वेंट एक्शन आपका होता है किसी चीज को रोकने के लिए। कीप द प्रॉपर सीक्वेंस, it is not possible in a such situation for the accused to keep the proper sequence and account of action and counter action of the adversaries, के अ, अगर आप ये कहते हैं सीक्वेंस से आपने एक्शन किया तो ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपको फौरी तौर पर जो है वो एक्शन करना होता है। और दूसरी चीज ये आती है कि अब जो हमारा शख्स होता है सेल्फ डिफेंस करने वाला, वो कूल बिल्कुल नहीं रह सकता। ठीक है, उसे तो जान के लाले पड़े होते हैं कि अब क्या वो जो है दूसरा शख्स उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंट आप ये समझें कि
फ्रीक्वेंट एक्शन ये होता है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा आप जो है बड़ा आराम से कर रहे हैं और बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज से आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, तो वो फिर सेल्फ डिफेंस नहीं कहला सकता। फिर इसके अंदर बात आती है बेनिफिट ऑफ डाउट की। दैट बेनिफिट ऑफ रीजनेबली पॉसिबली डाउट इवन इन मैटर ऑफ सेल्फ डिफेंस मस्ट बी रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ द अक्यूज, कि ये अक्यूज के फेवर के अंदर ही जाएगा। अगर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट आता है तो वो को पता है कि अक्यूज के हक में जाता है, तो अक्यूज के हक में ही जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद एक अहम पॉइंट आता है कि बेसिस ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक बेस है जिसको जाना पहचाना भी जाता है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इसकी पैमाइश की जाती है कि सेल्फ डिफेंस का जो एक्ट है वो वाकई सेल्फ डिफेंस है। इसके अंदर एक वर्ड मैं यूज करूंगी कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। अगेन इसको जो है वो मैं दोबारा बोलूंगी। रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द पर्सन अंडर द पर्टिकुलर circumstances of the case. It is reasonable apprehension of danger to the body and not the actual injuries received that should judge the justification of that act of the accused। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो सेल्फ डिफेंस उस वक्त ही अमल में आ जाता है जब आप इस चीज को भांप लेते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिहाज से। ये जरूरी नहीं है कि उसने आपको अच्छा खासा मार पीट दिया और फिर आपका सेल्फ डिफेंस का जो है वो एक्ट अराइज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो आपके तरफ आया और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपका सेल्फ डिफेंस इतना अच्छा था कि आपको एक खराश भी नहीं आई, जबकि उस शख्स को आपसे जो है वो इंजरीज पहुंच गई। तो ये भी एक अच्छा सेल्फ डिफेंस। हम ये नहीं कह सकते कि आपको कोई चोट लगनी थी तो इन रिस्पॉन्स दूसरे को चोट लगती तो सेल्फ डिफेंस जो था वो लीगल होना था, ऐसा नहीं है। बात क्या है कि आपके पास एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर था, कि आपकी रीजन बता रही थी कि ये शख्स जो है नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे पास आ रहा है, तो मैंने इसको रोकने की कोशिश करनी है। इसमें इतना ही काफी है। आया कि अभी आपको इंजरीज हुई या ये नहीं हुई ये मैटर नहीं करती। अब उसके बाद इसके अंदर एक एग्जांपल है जिसे आप वादे तौर पर समझ सकते हैं कि वियर अ पर्सन सीज अ वुमेन असॉल्टेड, कि एक शख्स है जिसने एक वुमेन को असॉल्टेड देखा, यानी कि उसने देखा कि वो हमलावर जो है उनसे घिरी हुई है और उसको असॉल्ट कर लिया गया है। ही कैन इंटरफेयर टू सेव द पर्सन एंड किल द असॉलिएंट्स। अब कोई शख्स है जो कि मतलब आप ये समझें कि सेकंड पर्सन था, उसने उस सारे जो मामला है उसके अंदर मुदाखलत की और उसने जालियन जो कि असॉल्टेड किया हुआ था उस वुमेन को, उसको उनको किल कर दिया इफ नेसेसरी, अगर जरूरी था किल करना। अगर इससे कम फोर्स में वो उनको उन पर काबू पा सकता था तो वो इनफ थी, लेकिन क्या हुआ कि उसने उनको किल किया क्योंकि नेसेसरी था। बट देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ बोथ पार्टीज डेलिबरेटली फाइट और देर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू अथॉरिटीज। और दूसरी रीजन में कहते हैं कि अगर आपको ये चीज पता चले कि दो पार्टीज हैं और उनके पास वो दोनों तो बड़े डेलिब्रेटेडली, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार थी और उनकी हाथापाई आपस में हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से लड़ रही हैं और उसमें सेल्फ डिफेंस वाला कोई मामला नहीं है, तो उसमें फिर आप इस चीज के लिए नहीं कूद सकते कि आप आए और किसी पार्टी को बचाने के लिए आए और फिर बाद में पता चले कि दोनों तो डेलिब्रेटेडली लड़ रही हैं, फिर उस मौके पे सेल्फ डिफेंस नहीं बनता। अब इस मौके पे जो आपका मामला है वो ये है कि आप जो अथॉरिटीज हैं, जैसे कि कोई पुलिस स्टेशन हो जाता है, कोई मजिस्ट्रेट की अदालत है, जहां पर आप फ्रीक्वेंटली जाके इस चीज को रुकवा सकते हैं, आप उधर असेस करेंगे, ना कि आप सेल्फ डिफेंस करेंगे। कहाँ पे? जहां पे डेलिब्रेटेडली लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अच्छा जी, अब हमने बॉडी का काफी अच्छे तरीके से इसके अंदर पढ़ लिया कि बॉडी को क्या चीजें जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, मैं आपको अब इस क्योंकि हम बॉडी का सेल्फ डिफेंस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कौन से ऑफेंसेस हैं कि उसकी उसके अंदर सेल्फ डिफेंस में अगर जो जालियंट्स हैं हमलावर हैं उनकी डेथ भी वाकई हो जाती है तो वो भी जो है वो लॉ की आई में जो है वो लीगल है, मतलब उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ठीक है इस मामले में जो है वो डेथ हो गई थी। इसके अंदर क्या चीज आ जाती है कि हम ये चीजें पढ़ने लगे हैं, circumstances when right of self defense extend to cause of death, यानी कि अगर डेथ भी काज हो जाती है तो भी लीगलाइज तस्वर किया जाएगा। इसमें सबसे पहले ये है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है, इसके अंदर हमारा सेक्शन है 100, वो बात बताता है
कि कुछ ऐसे हालातों वाकयात हैं कि अगर कोई शख्स इस मकसद के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है और अपने सेल्फ डिफेंस में आपने उसको रोका, और उस रोकने के दौरान उस शख्स की यानी कि जालियंट की डेथ कॉज हो जाती है, तो भी ओके है। किस तरह? एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यानी कि यहाँ पर आपका एक रीजनेबल ग्राउंड है कि भाई ये शख्स इस तरह से मेरी तरफ बढ़ रहा है कि अगर मैं इसे ना रोका तो ये मेरी डेथ की वजह बनेगा। नंबर एक। नंबर दो, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, यानी कि उस शख्स का बढ़ना इस तरह से है कि अगर आपने उसे ना रोका तो आपको एक ऐसा जख्म जो है वो पहुंच जाएगा जो कि बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है आपके लिए। इसके अंदर जो चीज देखी है वो ये है कि वॉलंटरी कॉजिंग डेथ के मकसद उसका आपको डेथ काज करना ही था, लेकिन बाय चांस वो ग्रीवियस हर्ट में चेंज हो सकता है। ठीक है, और यानी कि उसने किसी ऐसे वेपन से आपको असॉल्ट करने की कोशिश की कि जिसका हुजम देख के या जिसको आप देख के ही कह सकते हैं कि भाई इससे तो किसी शख्स की डेथ कॉज हो सकती है। उसके बाद जो थर्ड हमारा ऑप्शन आता है जिसके अंदर जो हमारा सेल्फ डिफेंस है, अगर वो डेथ तक भी पहुंचे तो ओके है। इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, कि अगर किसी औरत है जिसके साथ जनाबिल जबर की कोशिश की जाए और उस ड्यूरेशन के अंदर वो खुद कोई ऐसा एक्शन क्रिएट करेगा जिससे डेथ काज हो सकती हो एजालियंट्स की, तो भी ओके है। या कोई सेकंड पर्सन कोई जो है वो इंटरफेरेंस ऐसे करके उस वुमेन को बचा ले और उस दौरान जो ऑफेंडर्स थे उनकी डेथ कॉज हो जाती है, तो भी लीगलाइज्ड है। इसके अलावा इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, यानी कि जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ऐसे तरीके इख्तियार करना जिसकी इजाजत ना तो नेचर देती है, ना ह्यूमन तौर पे इंसानी फितरत के लिहाज से उन्हें बेहतर तस्वुर किया जा सकता है, यानी कि वो हेट के काबिल हैं। इसको मैं थोड़ा आपको रीड आउट कर देती हूँ ताकि उसकी नेचर समझ लग जाए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू cause death of the salient in case of an assault with the intention of gratifying an unnatural lust. Gratifying unnatural lust is an offense consist in committing sexual intercourse against the order of nature by a man with a man, or in the same unnatural manner with a woman, or by a man of a woman with the best in any manner, के अगर जो दो मर्द हैं वो आपस में इस तरह का कोई काम करें, वो भी गैर कानूनी है। कोई मर्द जो है किसी दूसरे मर्द को पकड़ के उसे जाल्ट करे और जिसका मकसद उसका ये है कि वो अपनी जो वैश्याना जिनसी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करे, अपने लस्ट को, तो ये भी इसमें है कि अगर वो दूसरे मर्द को जो उसके साथ इस तरह के एक्शन करना चाह रहा है उसको रोकने के लिए उसकी डेथ भी काज कर देता है, तो भी वो लीगलाइज्ड है। इसके अलावा किडनैपिंग और अबडक्शन, कि अगर किसी को करने की कोशिश की जा रही है या किडनैप करने की कोशिश की जा रही है, तो इन एक्ट्स को रोकने के लिए भी सेल्फ डिफेंस में अगर डेथ काज हो जाती है तो वो भी ओके है। अच्छा जी, अब इसके अलावा और जो चीजें आ जाती हैं इसमें, रोंगफुली कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन, के किसी शख्स को कहीं रोंगफुली तरीके से कैद करने की कोशिश की जा रही है, और इसके अलावा जो है उसे अगवा करने की कोशिश की जा रही है, तो इस सूरत हाल में भी अगर कोई शख्स डेथ काज कर देता है तो भी लीगलाइज्ड है। ये सारे वो सेल्फ डिफेंस के वो मामला थे जो कि हमारे सेक्शन 100 में जो है वो शामिल किए गए हैं, और उसमें बताई गई है कि अगर सेल्फ डिफेंस में आपकी फोर्स की इंटेंसिटी डेथ तक भी काज हो जाए तो भी ओके है, बट रीजंस ये इसके अंदर हो सकती हैं। उसके बाद हमारा आपको पता है सेकंड एलिमेंट हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी ऑफेंसेस ऐसी हैं कि जिनको रोकने के लिए, जिनके सेल्फ डिफेंस में अगर डेथ काज हो जाती है तो वो ओके है और उसको लीगलाइज से सबूत किया जाएगा। सबसे पहले है कि रोबरी, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है उसमें रोबरी हो रही है, किसी शख्स के घर रोबरी हो रही है, कोई सेकंड पर्सन उसके अंदर इंटरफेरेंस करके उस शख्स को बचाने के लिए डेथ कास्ट कर देता है, तो वो लीगलाइज्ड है। इसके अलावा जो है वो मिसचीफ बाय फायर, कहीं आग लगाने की कोशिश की जा रही है अमलाक को नुकसान पहुंचाने की, तो उसको रोकने के लिए अगर सेल्फ डिफेंस में डेथ काज हो जाए उस शख्स की जो कि गलत तरीके से वहां पर आया था, तो भी ओके है। इसके अलावा थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, जिसके अंदर हाउस ट्रेसपास के क्रिमिनल ट्रेसपास करने की काइंड जो है वो शामिल है, तो वो भी इसके अंदर जो सेल्फ डिफेंस है, अगर उसकी
इंटेंसिटी डेथ तक पहुंच जाती है, तो वो जो है वो लीगल तस्वर किया जाता है। तो ये चीजें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो ये चीज इसमें सेम आती है कि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि जो हमारा सेल्फ डिफेंस है वो गुड डिफेंस है, वो किस तरह से डिफेंस गुड है। उसमें उन्होंने चीज बताई है यहाँ पे जो एज लिया गया है, अगर हम डिसेंट वे में देखें तो जहाँ पर हम शहरियों को आजादाना जिंदगी के तमाम हकूक फराहम करते हैं, वहां पर उनको ये हक भी होता है कि अगर कोई सेकंड पर्सन बिला वजह अजाल्ट करने की उन्हें कोशिश कर रहा है, या उनकी मतलब ये है कि उसके डिफेंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो हर शहरी के पास ये हक है, वो रेसिस्टेंस अपनी कर सकता है प्रोपोर्शनेट पावर यूज करते हुए, कि जितनी से थ्रेट मिले और जो उसे मौका मिले उस लिहाज से। तो ये एक लीगल राइट है, और सेल्फ डिफेंस का जो राइट है वो एक गुड राइट है इन अ वे के रोकने की कोशिश की जाए। इसका मकसद ये नहीं है कि आप अगर छोटा सा थ्रेट हो तो आप डायरेक्ट किसी की डेथ काज कर दें और फिर कहें कि ये सेल्फ डिफेंस था। इसमें सारे पैमाने मद्देनजर रखे जाते हैं, कितनी फोर्स यूज करने की कोशिश की गई और आपने इन रिस्पॉन्स कितनी फोर्स यूज की, मुजाहमत का क्या तरीकाकार था। और सेल्फ डिफेंस इन तमाम प्रिंसिपल्स और रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए इसका जो एज है वो यूज किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ये भी बात बता दी गई है कि हम हर एक एक्ट को ये नहीं कह सकते कि हमने इसको सेल्फ डिफेंस में यूज किया और आप उसका एज यूज करके अपने आप को सेव कर सकें। तो सबसे बड़ा जो इसमें मामला है वो यही है कि प्रोपोर्शनेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मद्देनजर रखनी है। सेल्फ डिफेंस का जो राइट दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि बाज दफा ऐसे हालातों वाकयात रूनुमा हो जाते हैं कि जिसमें सिर्फ आप अल्लाह ताला की जात के बाद आप खुद अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं किसी अथॉरिटी के पास चले जाऊं, तो वो आपको असैसिन उस टाइम हो सकती, ठीक है, क्योंकि आप एक फ्रीक्वेंट डेंजर के जो है वो सराउंडिंग्स में मौजूद है। तो फिर उस टाइम आप जो कुछ कर सकते हैं वही कर सकते हैं अपनी जिंदगी को सेव करने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए। होपफुली कि लेक्चर जो है वो आपको बहुत सी चीजें बता गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना एक नया टॉपिक डिस्कशन इसकी करेंगे, और इसकी स्लाइड्स के व्यू के लिहाज से भी मैं इसको शेयर करूंगी ताकि इन शेप ऑफ नोट्स भी आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।